हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है ना? जी सर, हम ठीक हैं। सर आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और सेकंड लॉ में बच्चे हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर जो बेसिक टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनको देखेंगे एंड उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। मतलब सब कुछ हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से जो रिलेटेड है। एंड थोड़ा सा हम नाइन्थ की डेफिनेशन या नाइन्थ में जो आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा था उससे थोड़ा आगे जाएंगे हम। सो साथ जुड़े रहिएगा एंड चलते हैं अपने इस टॉपिक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो क्या कहता है बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सर हमको तो नहीं पता। तो भाई हम बताएंगे ना। क्या भाई? इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स, हम सर क्या करें? फोर्स अप्लाई करें। ठीक है बेटा, मान लेते हैं इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स के हम क्या करते हैं? एक फोर्स अप्लाई करते हैं। देन हम इसके बाद जानेंगे कि फोर्स होती क्या है। लेकिन पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि सर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं देन क्या होता है? सर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है। देन एक्सलेरेशन इज प्रोड्यूस, बच्चे क्या पैदा होता है? एक्सलेरेशन पैदा होता है। सर हमको तो ये ही नहीं पता। क्या नहीं पता भाई? सर हमको नहीं पता एक्सलेरेशन क्या होता है। तो भाई रोए नहीं आप, आपको पूरे का पूरा इसका आइडिया दिया जाएगा। सो इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स देन एक्सलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड। फिर क्या होगा उस एक्सलेरेशन के साथ? विच इज, कौन, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया मार्कर ताकि आपको पता चले कौन, विच एक्सलेरेशन विच इज डायरेक्टली टू। डायरेक्टली का क्या मतलब होता है? अगर एक चीज़ ज़्यादा हो दूसरे भी ज़्यादा। आपके घर में ज़्यादा मेहमान आएंगे ज़्यादा खाना बनेगा, कम मेहमान आएंगे कम खाना बनेगा। सो डायरेक्टली क्या? एक चीज़ ज़्यादा दूसरे भी ज़्यादा। हमने लगाई फोर्स, पैदा क्या हुआ? एक्सलेरेशन। हम कह रहे हैं वो एक्सलेरेशन क्या है? डायरेक्टली है। किसकी? फोर्स के। जी हाँ, जो हमने फोर्स लगाई उसके डायरेक्टली, मतलब ज़्यादा एक्सलेरेशन ज़्यादा फोर्स, कम एक्सलेरेशन कम फोर्स। हमको तो ये बात समझ आ रही है। अच्छा, सो आगे चलते हैं फिर और दूसरा क्या होगा? इन्वर्सली। इन्वर्सली में बच्चे क्या होता है? एक चीज़ कम हो दूसरी ज़्यादा। इन्वर्सली टू मैस, लेकिन मैस के क्या होगी? इन्वर्सली होगी। कौन? एक्सलेरेशन। तो कितनी सादा सी स्टेटमेंट थी। अगर इसको हम मैथमेटिकल लिखें तो उसने ये बोला ए डायरेक्टली है एफ के और इन्वर्सली है किसके? एम के। क्या मतलब ये कि अगर फोर्स ज़्यादा एक्सलेरेशन ज़्यादा, फोर्स कम एक्सलेरेशन कम। लेकिन अगर एक्सलेरेशन ज़्यादा होगा तो मैस कम होगा और अगर मैस कम होगा तो एक्सलेरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। 2 in 1, दोनों को बच्चे एक कर दीजिए तो क्या होगा? ये बन जाएगा ए डायरेक्टली एफ ओवर एम। और इसके ऊपर हम काम करेंगे आज। सर आज करेंगे? हाँ आज ही करेंगे। अच्छा, अब बच्चे हम इसकी एग्जांपल्स दें या हम इसको प्रैक्टिकल यूज़ में लाएं, उससे पहले बच्चे हम ये देखेंगे कि ए क्या है, एफ क्या है और एम क्या है, इनकी क्या कहानी है। अगर ये तीनों बेसिक टर्म्स हमको समझ आ जाती हैं तो यूँ समझो न्यूटन का लॉ तो गया। चलें समझते हैं बच्चे। सबसे पहले हम एक्सलेरेशन को, कि सर एक्सलेरेशन क्या होता है। तो जुड़े रहिएगा बच्चे इस लेक्चर के साथ, भागिएगा नहीं कहीं। व्हाट इज एक्सलेरेशन सर? तो बच्चे एक्सलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में चेंज आता है। सर ये भी हमको नहीं पता वेलोसिटी क्या होती है। फिर तो तुम बड़े सादे हो यार। बच्चे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी स्पीड ही है। हम जा रहे होते हैं तो कभी स्लो हो रहे होते हैं तो कभी भाग रहे होते हैं, तो हमारी क्या होती है? स्पीड होती है। हम कहते हैं हमारी स्पीड चेंज हो रही है। तो याद रखिएगा वेलोसिटी स्पीड ही है। लेकिन सर फिर हमने वेलोसिटी क्यों बोला, स्पीड क्यों नहीं बोला? बच्चे देखिए, जब स्पीड एक ख़ास डायरेक्शन में हो तो फिर उसको हम क्या नाम देते हैं? वेलोसिटी। लेकिन जब हमारी स्पीड जो है वो चेंज हो रही हो, एक ख़ास डायरेक्शन में ना हो, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो मतलब उस केस में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्पीड। लेकिन जब स्पीड के पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो तो हम कहते हैं कि उसकी क्या है? वेलोसिटी है। तो परेशान नहीं होना, स्पीड वेलोसिटी का दूसरा नाम है या वेलोसिटी स्पीड का ही नाम है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होगी तो वेलोसिटी बोलेंगे, डायरेक्शन एक नहीं होगी बहुत सारी होंगी तो फिर स्पीड ही बोलेंगे।
सो एक्सेलरेशन क्या है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो स्पीड में चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, हम फुटबॉल को हिट लगाते हैं, थोड़ी फोर्स लगाएंगे थोड़ा करीब जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा दूर जाएगा, स्पीड ज़्यादा चेंज होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा उसका होगा, वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होगी। डेट्स इट। ये मार्कर है, इसको यूं फेंकूंगा, थोड़ी फोर्स लगाऊंगा, थोड़ी वेलोसिटी चेंज होगी, थोड़ी स्पीड चेंज होगी, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ज़्यादा दूर जाएगा, ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगी। इज इट क्लियर? तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि चेंज ज़्यादा आएगा। सो बच्चे हम ये बोल रहे हैं एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस टर्म को अपने माइंड में क्लियर रखिए। उसके बाद सर हम बात करते हैं फोर्स की। सर फोर्स की क्या कहानी है? तो बच्चे फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट। फोर्स बच्चे क्या होता है? एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। बच्चे ये एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो इन द फॉर्म ऑफ पुश या पुल हो सकता है। जब आप फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये बोर्ड पड़ा है तो मैंने इसको यूं किया या इधर खींचा, दोनों केसेस में मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। ठीक है, चाहे मैं इसको पुश करता हूँ या पुल करता हूँ, दोनों केसेस में इसके ऊपर फोर्स लगी और उस पुश या पुल के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। विच यहाँ पे इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। विच जो क्या करती है, प्रोड्यूस पैदा करती है, और ट्राई टू प्रोड्यूस या कोशिश करती है प्रोड्यूस करने की, क्या, मोशन इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर मोशन को। फोर्स बच्चे वो अफेक्ट है जो पुश या पुल की फॉर्म में होगा, या वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी मोशन किसी बॉडी के अंदर, या करेगी नहीं तो एटलीस्ट कोशिश करेगी। इसी तरह स्टॉप कर देगी, स्टॉप्स, और ट्राई टू स्टॉप अ बॉडी। इसी तरह ये अ मूविंग बॉडी। सर ये तो बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। नहीं बच्चे मुश्किल नहीं है, आपने साथ जुड़े रहना है इस लेक्चर के। अच्छा बच्चे फोर्स वो भी हो सकती है जो स्टॉप कर देती है या कोशिश करती है स्टॉप करने की, किसको, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को। इसी तरह बच्चे फोर्स क्या एक और काम भी करती है, चेंज कर देती है, चेंजेस और ट्राई टू चेंज किसको, डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है या चेंज करने की कोशिश करती है। तो हमको बच्चे फोर्स भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन भी पता चल गया और हमको फोर्स भी पता चल गया। ठीक, कि फोर्स क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। अब हम कहानी लेके आते हैं किस पे, मैथ्स पे। तो ये तो बड़ी सिंपल टर्म है, आपको पता होना चाहिए। हैं सर हमको तो नहीं पता है, तो फिर इस तरह करो कि छोड़ो नहीं बताता, तुम क्या करो, तुम ये पढ़ो। मैथ्स क्या है बच्चे, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट या इन अ बॉडी कॉल्ड मैस। बच्चे किसी भी जिस्म में मादे की मिकदार को, मैटर के लेवल को, मैटर की क्वांटिटी को क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। मैस की कोई डेफिनेशन भी है, वो क्या सर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। अब आप सोच रहे होंगे सर इनर्शिया क्या होता है, तो भाई हमने इनर्शिया आपको पिछले लॉ में समझाया था। कोई भी जिस्म है वो नहीं चाहता कि उसको रेस्ट में से या मोशन की स्टेट में से या डायरेक्शन की उसकी जो स्टेट है उसको चेंज कर दिया जाए। वो रिजिस्ट करता है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। तो उस स्टेट के न चेंज करने को इनर्शिया कहते हैं। तो बच्चे मैथ्स की जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, कोई भी मैस है वो नहीं चाहता, ठीक है, कि उसको डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है, एक छोटा मैस होगा तो उसको हरकत देना क्या होगा, आसान होगा। बड़ा मैस होगा उसको हरकत देना मुश्किल होगा। इसी तरह छोटे को रोकना आसान होगा, बड़े को रोकना मुश्किल होगा। तो मैस की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, सो मैस की एक और डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया।
ठीक। हाँ सर एक और भी आप बताएं, तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं मैथ्स क्या है, यहाँ से बच्चे देखें अगर हम आगे जाकर बल्कि यहाँ भी रिमूव करते हैं, डायरेक्टली का साइन हटाएं तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है के, और इनटू क्या आएगा एफ ओवर एम। इज इट क्लियर? तो ये जो के कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बच्चे 1 होती है, लेकिन कहाँ, इन CGS सिस्टम एंड सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, SI के अंदर। याद रखिएगा CGS सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर K की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू F/m। इज इट क्लियर? तो हम मैथ्स की बात कर रहे थे तो मैं इसको यूं लिख लूं M इज इक्वल टू F/m। सर ये तो कमाल हो गया, आप वाकई ये तो बड़ा मुश्किल काम था। जी हाँ देखो बच्चे इतना आसान काम, हम ये बोल रहे हैं कि m किसके इक्वल होगा, F/a के, तो रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड मास। प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आल्सो मास। तो लिख सकते हैं आप इसको भी, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक और बच्चे इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। बहरहाल इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप यूं भी लिख सकते हैं रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सर इतनी डेफिनेशन? जी हाँ बेटे क्लियर। तो अब बच्चे हमको ये तीनों बातें समझ आ गई, एक्सेलरेशन भी, फोर्स भी एंड मास भी। अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। अब आपको समझ आने वाला है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो मैं बच्चे इसको मिटा रहा हूँ, इन बाकी चीज़ों को आप करेंगे नोट, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बच्चे देखिएगा ज़रा, बहुत अच्छे से समझिएगा इन चीज़ों को। ज़रा देखते हैं अब ये कहानी, कौन सी कहानी सर, न्यूटन के सेकंड लॉ की कहानी। आवाज़ अच्छी है ना मेरी? जी सर बहुत अच्छी है। सर फिर आप गाना क्यों नहीं गाते हैं? अच्छा क्योंकि आप लेक्चर छोड़ देंगे। ओहो तुमने अभी गिरना था। अच्छा बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसको देखते हैं। हमने कहा कि A इज इक्वल टू F/m, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। मुझे देखिए अब हमको एक्सेलरेशन, फोर्स, उस मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि आप फोर्स ज़्यादा करेंगे, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है इस मार्कर के ऊपर, इस मार्कर को आपने फेंका, 5 न्यूटन फोर्स लगाई। मान लेते हैं ये कितना गया, 10 मीटर आगे गया। अब यही मार्कर है, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये कितना आगे जाएगा, मान लेते हैं ये 20 मीटर आगे चला गया। क्या हुआ, ज्यादा फोर्स, ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा स्पीड चेंज, ज्यादा वेलोसिटी चेंज। इज इट क्लियर? ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, बॉडी ज्यादा दूर जाएगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि आप, ये मार्कर है, 5 न्यूटन फोर्स लगाई, मान लीजिए ये आया, 10 न्यूटन फोर्स लगाई, यही मार्कर था, मान लीजिए ये जा रहा है, दूर चला गया। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स कम एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? इसकी सेकंड स्टेटमेंट समझिए। लेकिन क्या, इसी तरह फुटबॉल है, फुटबॉल को बच्चे आप हिट करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी उसकी। कम फोर्स लगाएंगे फुटबॉल का करीब गिरेगा, कम वेलोसिटी चेंज होगी। बॉल है आपके हाथ में, यूं आपने थ्रो किया, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। कम फोर्स लगाएंगे कम एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी कम चेंज होगी और वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, करीब ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। दैट्स इट बेटा। तो ये रिलेशन है फोर्स और एक्सेलरेशन में। इज इट क्लियर? सो ज्यादा फोर्स ज्यादा स्पीड चेंज, ज्यादा वेलोसिटी चेंज, कम फोर्स कम स्पीड चेंज, कम वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा बेटा, अब ये वाला जो रिलेशन है इनवर्सली का, मान लेते हैं एक गाड़ी है। सर ये कैसी गाड़ी बनाई आपने, ये आपकी है ना इस वजह से, ठीक है। एक गाड़ी है और इसके ऊपर हम कहते हैं कि 10 लोग हैं। वैसे कार पे 10 लोग तो नहीं आते, चलो मान लेते हैं 5 आते हैं, ठीक है। तो इस 5 हैं। एक और कार है बच्चे यहाँ पे हैं। सर ये कैसी कार है, ये ज़रा बाहर के मुल्क की है ना, इस वजह से अच्छी है।
तो ये बच्चे इस कार में एक बंदा है, अब दोनों के ऊपर फोर्स सेम लग रही है, जितनी फोर्स हमने इसके ऊपर इस कार के ऊपर लगाई उतनी ही फोर्स हमने इस कार के ऊपर भी लगाई, लेकिन मामला कुछ और है। अब देखो किसका मैस ज़्यादा है, इस कार का या उसका? ज़ाहिर है जिसमें ज़्यादा लोग हैं उसका मैस ज़्यादा है, जिसमें एक बंदा है उसका मैस कम है। तो जिसका मैस ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन बच्चे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा कम होगी। तो आगे कौन होगा? सर आगे तो ये वाली गाड़ी होगी, ये वाली गाड़ी कहाँ रह जाएगी? पीछे रह जाएगी, हाँ ना। जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और जिसका मैस कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इस गाड़ी का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन होगा लेकिन उससे क्या होगा? कम होगा। इज इट क्लियर? उससे क्या हो जाएगा? कम होगा इसका भी, लेकिन इसका उससे क्या होगा? कम होगा। एक बाइक है या बल्कि दो बाइक हैं, एक के ऊपर आप 3 लोग बैठे हैं और एक के ऊपर आपके एक ही बैठे हैं, एक सिंगल बंदा बैठा है, दोनों के ऊपर फोर्स सेम लग रही है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कौन सा बाइक आगे होगा? तो आप कहेंगे सर जिसके ऊपर एक बंदा बैठा है वो आगे जा रहा है, क्योंकि दोनों तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन फोर्स सेम लग रही थी। लेकिन जिसके ऊपर 3 बंदे बैठे हैं उसका मैस ज़्यादा हो गया बच्चे, उसका एक्सेलरेशन कम हो गया। समझ आई कहानी? जी सर हमको समझ आ गई है तो फिर मैं क्या करूं? हैं, चलें इसको मैं करता हूं बच्चा जी रेज, और हम चलते हैं आगे। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखिए ज़रा। हम कहते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस कितना है? m है, ठीक। एक और ऑब्जेक्ट है बच्चे, उसका मैस कितना है? मान लेते हैं 2 किलोग्राम है, 2m है, 1 kg एंड 2 kg। इसके ऊपर फोर्स लगाई F, इसके ऊपर भी फोर्स लगाई F। मान लेते हैं ये फोर्स भी 5 न्यूटन है, और मान लेते हैं ये फोर्स भी क्या है? 5 न्यूटन है। दोनों फोर्सेस सेम है, इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2। इसका एक्सेलरेशन A होगा, इसका एक्सेलरेशन हमको नहीं पता कितना A प्राइम, हमने मालूम करना है। तो हम क्या कहते हैं? F1 इज इक्वल टू F2, कि सर F1 इक्वल होगी किसके? F2 की, ठीक है। तो बच्चे इस लॉ को हम जब अरेंज करके लिखते हैं A इज इक्वल टू F/m, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m में। यहाँ से एक और बात जुड़ी हुई बताता हूँ बच्चे, लेकिन पहले इसको ज़रा क्लियर कर लें। तो यहाँ भी क्या आएगा? m पहले के लिए m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। तो m1 की जगह क्या आएगा? m, a1 की जगह a, m2 की जगह क्या आएगा बच्चे? 2m, और a2 की जगह क्या आ जाएगा? a प्राइम। तो m से क्या हो जाएगा? कैंसिल। a प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा? a/2। तो बच्चे a प्राइम की वैल्यू क्या आई? a/2। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन कितना था? मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हाफ हो गया। देखो अगर फोर्सेस सेम होंगी, मैस ज्यादा होगा, तो बच्चे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम। किसका कम होगा? जिसका मैस ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा मैस उसका एक्सेलरेशन कम। दैट्स इट। सर ये कहानी तो हमको समझ आ गई है। चलिए आ गई है तो बच्चे मज़े करें, मौजे करें। अच्छा बच्चे एक और एग्जाम्पल भी है, वैसे एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। अच्छा एक और काम करते हैं। फोर्स का यूनिट क्या है बच्चे? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो सर 1 न्यूटन को डिफाइन करिए, एग्जाम में डेफिनेशन आ जाता है डिफाइन 1 न्यूटन। तो बच्चे आप इसको क्या करोगे? 1 न्यूटन को बच्चे आप इसको डिफाइन करोगे 1 न्यूटन को। सिंपल सा डेफिनेशन में लिखा देता हूं आपको। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट एक्सेलरेट, 1 न्यूटन इज द फोर्स that accelerates a mass of 1 kg up to 1 meter per second square। बच्चे हमने कहा कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट एक्सेलरेट्स अ मैस ऑफ 1 kg बाय या अप टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम में 1 मीटर पर सेकंड का क्या करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मैस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। सर ये कहानी हमको समझ आ गई है।
अच्छा बच्चे, तो अब हम मज़ीद थोड़ा सा और काम करते हैं। याद रखिएगा बच्चे, ये वो F इजिकल टू जो एम ए है, ठीक है, ये हम स्टेटमेंट ये न्यूटन ने नहीं दी थी ये स्टेटमेंट, याद रखिएगा न्यूटन ने लॉ को छोड़ दिया था। न्यूटन ने जो लॉ दिया था वो कुछ इस तरह से था, F इजिकल टू डेल पी बाई डेल टी। न्यूटन ने तो ये कहा था, ये तो हमने अपने पास से ड्राइव किया है, ये तो हमें बस वो क्या हुआ कि मस्ती आई तो हमने कहा हम इसको यूँ लिखेंगे भाई, अदरवाइज न्यूटन ने बच्चे ये ला दिया था। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक, तो फिर हम ये क्यों करते हैं? ये बच्चे लॉ उस वक्त के लिए है जब मैस आपका चेंज न हो रहा हो, जब मैस आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, व्हेन m इज नॉट चेंज, जब आपका मैस चेंज न हो रहा हो तो फिर हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, हम ये वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक हो गया जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैस चेंज हो रहा हो तो फिर हम ये वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रॉकेट होता है जब वो स्पेस में जाता है, सर ये कैसा रॉकेट है, ये बड़ा प्यारा सा रॉकेट है, ये आपने बनाया है, जब आप साइंटिस्ट बनेंगे और सत्यानाश करेंगे हैं तो इसका मैस m, जब फ्यूल की बर्निंग हो रही है तो ये मैस m क्या हो रहा है, चेंज। इज इट क्लियर? जब मैस इसका बच्चे क्या होगा, चेंज होगा, तो फिर हम ये वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे। जब मैस चेंज नहीं होगा तो फिर ये वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक सर, ये कहाँ से आई, तो अभी देख लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, P इज इक्वल टू एम वी। तो बच्चे जो मोमेंटम मूविंग ऑब्जेक्ट्स का चेंज होता है वो मैस की वजह से भी होता है और वेलोसिटी दोनों की वजह से होता है। तो अगर हम कहें कि मैस कांस्टेंट है तो फिर तो हमने बोला ये वाला ला, लेकिन अब हम कहते हैं कि P इज इक्वल टू, इसको हम जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी की वजह से हो रहा है, P इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो हम ये वाली वैल्यू बच्चे वहाँ पुट करेंगे, दोनों की वजह से हो सकता है या अगर एक की वजह से होगा फिर भी मोमेंटम चेंज होगा। तो डेल्टा P क्या होगा, एम डेल्टा वी। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट वहाँ पुट करेंगे, F इज इक्वल टू डेल्टा P की जगह क्या आएगा, एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू एम ए। तो बच्चे इससे हमने ये वाला ड्राइव कर लिया। ठीक, लेकिन ये उस वक्त के लिए जब मैस चेंज न हो रहा हो। इज इट क्लियर? अब रॉकेट में मैस चेंज हो रहा है तो हम ये वाला यूज नहीं करेंगे बल्कि ये वाला यूज करेंगे। ठीक हो गया जी सर, ये तो ठीक हो गया। और बस बच्चे तकरीबन ऑलमोस्ट यही चीज़ें थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे MD कैट और E-कैट के पेपर्स में MCQs आते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे। तो फिलहाल न्यूटन के सेकंड लॉ को आप देखिए, इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम ज़रूर मुझसे कंसल्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।